वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल मिशन नर्सिंग में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंपल है। गर्भावस्था के असामान्य रूप से सबसे सामान्य स्थान कौन सा है? फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि जहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो स्थान कौन सा है, जो सबसे सामान्य स्थान कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि यूट्रस में ना होकर किसी अन्य स्थान पर हो जाना। ठीक है, प्रेगनेंसी जो कंसीव होती है तो यूट्रस में ना कंसीव होकर किसी दूसरे स्थान पर कंसीव हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, सी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे आपका सी नंबर राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं कि अधिकांश एक्टोपिक प्रेगनेंसी या एक्टोपिक गर्भधारण फैलोपियन ट्यूब में होती है। अधिकांश क्या फ्रेंड्स, 90 से 95% तक जो प्रेगनेंसी होती है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। ठीक है, जिसे ट्यूबल प्रेगनेंसी कहा जाता है और यह स्थिति अत्यधिक खतरनाक होती है। ठीक है, और समय पर निदान एवं उपचार इसका आवश्यक होता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच हार्मोन्स मेंटेन्स कार्पस ल्यूटियम इन अर्ली प्रेगनेंसी? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने वाला हार्मोन्स कौन सा है? बताएं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। गर्भावस्था को या गर्भावस्था के जो प्रारंभिक चरण होते हैं उनमें फ्रेंड्स जो कार्पस ल्यूटियम आपके प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। गर्भावस्था का जो शुरुआती चरण होता है उसमें कार्पस ल्यूटियम आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। और फ्रेंड्स अब कार्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करके रखता है, कौन सा हार्मोन है जो कार्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, HCG हार्मोन्स। ठीक है, ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन्स है ये कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है। और ये इसका सिक्रेशन किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स जो भ्रूण है, भ्रूण के द्वारा HCG हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ठीक है, जब तक अच्छे से फ्रेंड्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज नहीं होने लगता तब तक कार्पस ल्यूटियम आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ लें कि HCG हार्मोन्स भ्रूण द्वारा उत्पादित किया जाता है। जो HCG हार्मोन्स है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, यह भ्रूण के द्वारा उत्पादित किया जाता है फ्रेंड्स, और यह कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है जिससे प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन जारी रहता है और गर्भावस्था सुरक्षित बनी रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये और सभी पूछे गए क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द प्यूरपेरियम पीरियड, प्रसवोत्तर अवधि की सामान्य अवधि कितनी होती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं, गेस करें। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द प्यूरपेरियम पीरियड, प्रसवोत्तर अवधि की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, 6 वीक, 6 सप्ताह। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को भी देख लें कि प्रसवोत्तर अवधि लगभग 6 सप्ताह की होती है जिससे माँ का शरीर गर्भावस्था से पहले की अवस्था में लौटने लगता है। इस दौरान उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन प्रेगनेंसी इज, गर्भावस्था में मातृ मृत्यु का सबसे सामान्य कारण क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द मोस्ट कॉमन काज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया। फ्रेंड्स यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान कहा जा रहा है कि भारत में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होती हैं वो कैसे होती हैं। तो फ्रेंड्स ये पीपीएच बिल्कुल राइट माना जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल राइट है। पीपीएच मतलब कि पोस्ट पार्टम हेमोरेज। ठीक है, मतलब कि प्रसवोत्तर रक्तस्राव, डिलीवरी के बाद जो फ्रेंड्स ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो माताएं होती हैं जो उनकी फ्रेंड्स डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि प्रसवोत्तर रक्तस्राव, डिलीवरी होने के बाद जो फ्रेंड्स ब्लीडिंग होती है उसमें क्या होता है कि मातृ मृत्यु दर का प्रमुख कारण है ये। ठीक है, इसमें ज़्यादातर माताओं की मृत्यु हो जाती है। ये नॉर्मल डिलीवरी में फ्रेंड्स अगर 500 ml से अधिक की ब्लीडिंग होती है तो फ्रेंड्स इसे पीपीएच कहा जाता है। ठीक है, प्रसवोत्तर रक्तस्राव कहा जाता है। और फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स खतरा होता है। इस वजह से नॉर्मल चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सीजर हो। ठीक है, सीजर तो वैसे भी हॉस्पिटल वगैरह में होता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसके लिए गाँव में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा होती हैं जहाँ पर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, और जो माँ होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा जो माँओं की डेथ हो जाती है इसी वजह से हो जाती है कि डिलीवरी के बाद क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है, या प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव के कारण होता है। जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तब ऐसा होता है कि फ्रेंड्स माँ की मृत्यु हो जाती है, जो उचित देखभाल और समय पर हस्तक्षेप से रोका जा सकता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह में अगर ब्लीडिंग हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद, अगर किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह में या फिर फ्रेंड्स सीएससी वगैरह में जो भी पास में होता है लोग वहाँ पे लेके पहुँच जाते हैं अगर सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे फ्रेंड्स ब्लीडिंग होती है सीएससी वगैरह में, अगर डिलीवरी हुई है और ब्लीडिंग हो जाती है तो फ्रेंड्स क्या होता है कि वहाँ पे इमरजेंसी इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन हो गया। ऑक्सीटोसिन क्या करता है फ्रेंड्स कि आपका जो यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, बच्चेदानी को, जो आपकी बच्चेदानी होती है फ्रेंड्स, यूट्रस होता है उसको सिकोड़ने का काम करता है जिससे कि ब्लीडिंग को कम किया जा सके। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें क्योंकि सभी पूछे गए क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। विच मैन्यूअर इज यूज टू रिलीव शोल्डर डिस्टोसिया। कंधे की फंसी हुई स्थिति को ठीक करने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है। क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये और सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। पढ़ लें आप अच्छे से फिर आंसर दें क्योंकि सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। ठीक है, तो ए नंबर आपका राइट होगा एमसी रॉबर्ट मैन्युअर। ठीक है, यहाँ पे ए नंबर आपका राइट होगा एमसी रॉबर्ट मैन्युअर। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को देख लें कि मैक रॉबर्ट जिसे एमसी रॉबर्ट कहा जाता है, मैक रॉबर्ट पद्धति में माँ की जांघों को छाती की ओर झुकाया जाता है। जो माँ की जांघें होती हैं उनको छाती की ओर झुकाया जाता है जिससे कंधों की फंसी हुई जो स्थिति होती है उसको ठीक करने में मदद मिलती है फ्रेंड्स। ठीक है, जो भ्रूण होता है उसके फ्रेंड्स क्या होते हैं कि कभी कभी कंधे फंस जाते हैं जिसकी वजह से डिलीवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो फ्रेंड्स क्या किया जाता है कि ये मैक रॉबर्ट जो पद्धति है इसके अनुसार क्या किया जाता है, माँ की जो जांघें होती हैं उन जांघों को छाती की ओर झुकाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, जो माँ की जांघ होती है उनको छाती की ओर झुकाया जाता है जिससे कि आसानी से कंधे बाहर आ सकें। ठीक है, और नॉर्मल डिलीवरी हो सके। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें क्योंकि सभी पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट कंटेंडिकेशन ऑफ वजाइनल डिलीवरी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सामान्य प्रसव अर्थात वजाइनल डिलीवरी के लिए पूर्ण रूप से निषिद्ध होती है, मतलब बैन होती है, मना होती है। तो फ्रेंड्स ये कौन सी स्थिति है जो मना होती है वजाइनल डिलीवरी की, मतलब नॉर्मल डिलीवरी की यहाँ पे बात हो रही है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेशन मतलब पूरी पूरी तरह से मना होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सामान्य प्रसव के लिए पूर्ण रूप से निषिद्ध है? बताएं फ्रेंड्स। ब्रीच प्रेजेंटेशन, ट्विन प्रेगनेंसी, प्रीवियस LSCS या फिर प्लेसेंटा प्रीविया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा गर्भाशय ग्रीवा को पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक लेता है। क्या करता है? प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा गर्भाशय ग्रीवा को पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से ढक लेता है, जिससे सामान्य प्रसव असंभव हो जाता है। नॉर्मल जो डिलीवरी होती है वो संभव हो जाती है। मतलब कि जो प्लेसेंटा होता है फ्रेंड्स, वो क्या करता है? खिसक कर नीचे आ जाता है। और जब वो खिसक कर नीचे आ जाता है फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि जो ग्रीवा होती है, आपकी जो सर्विक्स होती है, उसी को ढक लेता है। जब उसको ढक लेगा तो फ्रेंड्स नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती। और ये डिलीवरी फ्रेंड्स थोड़ा सा खतरनाक भी होती है। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी? जब आपकी सर्विक्स को ही इसने ढक लिया है, सर्विक्स को ही ढक लिया, तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस ना के बराबर हो गए। ठीक है, और सिजेरियन डिलीवरी की आवश्यकता होती है। ये तो बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स हमारी जो PDF है ये 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ANMs का फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी राज्य से अगर ANM की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी हमारी PDF। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। द मेन फंक्शन ऑफ रिलैक्सेशन हार्मोन्स इन प्रेगनेंसी इज। गर्भावस्था में रिलैक्सिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द मेन फंक्शन ऑफ रिलैक्सिन हार्मोन्स इन प्रेगनेंसी इज। गर्भावस्था में जो रिलैक्सिन हार्मोन्स है, इसका मुख्य कार्य बताना है फ्रेंड्स। क्या होगा इसका मुख्य कार्य? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, रिलैक्स पेल्विक लिगामेंट। क्या होगा? पेल्विक लिगामेंट को ढीला करना। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेन को देख ले कि रिलैक्सिन हार्मोन गर्भाशय और पेल्विक लिगामेंट को ढीला करता है, जिससे प्रसव के दौरान जो श्रोणि है, पेल्विस होती है, उसका फैलाव सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन है। आप पढ़ें 8 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म प्रेगनेंसी इज। गर्भावस्था के अंतिम चरण में एमनियोटिक फ्लूइड की सामान्य मात्रा कितनी होती है? अंतिम चरण में फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें कि गर्भावस्था के अंतिम चरण में एमनियोटिक फ्लूइड की जो सामान्य मात्रा है वो कितनी होती है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, 800 से 1000 ml। ठीक है, बी नंबर यहाँ पे राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि गर्भावस्था के अंतिम चरण में एमनियोटिक द्रव की जो सामान्य मात्रा है वो 800 से 1000 ml होती है। यह भ्रूण के लिए सुरक्षा और पोषण प्रदान करता है। क्या? एमनियोटिक फ्लूइड भ्रूण के लिए सुरक्षा और पोषण प्रदान करता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ लें फिर आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन। पहली तिमाही में गर्भपात का सबसे सामान्य कारण क्या होता है फ्रेंड्स? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पहली तिमाही में गर्भपात का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट काज ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन। तो यहाँ पे देखिए बी नंबर आपका राइट होगा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, गुणसूत्री असमानताएं, बी नंबर राइट होगा। एक्सप्लेन यहाँ पे देख लें फ्रेंड्स कि पहली तिमाही में गर्भपात के आंशिक मामले गुणसूत्री असामान्यताओं के कारण होते हैं, जिसमें भ्रूण का सही विकास नहीं हो पाता है।
चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 को फ्रेंड्स और आंसर दें। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। द बेस्ट मेथड फॉर असेसिंग फेटल वेल बीइंग इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी इज। उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था में भ्रूण की लंबाई का मूल्यांकन करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? बताएं फ्रेंड्स, सबसे अच्छी विधि कौन सी है? द बेस्ट मेथड फॉर असेसिंग फेटल वेल बीइंग इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी इज। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है फ्रेंड्स। क्या होगा? बायोफिजिकल प्रोफाइल। सी नंबर यहाँ पे राइट होगा, बायोफिजिकल प्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को भी देख ले कि बायोफिजिकल प्रोफाइल एक विस्तृत परीक्षण है। क्या है ये? एक परीक्षण है जो भ्रूण की गतिविधि, टोन, श्वसन, हृदय गति और एमनियोटिक द्रव का मूल्यांकन करना मतलब करता है, जिससे जिससे उसकी भलाई का पता चल सके फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 11 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और सभी रिपीटेड हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड इज। गर्भाशय में पाया जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का फाइब्रॉइड कौन सा होता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड इज। गर्भाशय में पाया जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का फाइब्रॉइड कौन सा होता है? फ्रेंड्स, सबसे जो सामान्य प्रकार का फाइब्रॉइड है वो इंट्राम्यूरल है। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, इंट्राम्यूरल। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड गर्भाशय की मांसपेशी परत में विकसित होता है। कहाँ पे विकसित होता है? गर्भाशय की मांसपेशी परत में विकसित होता है और यह गर्भाशय के सामान्य आकार और कार्य को प्रभावित कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, 12 नंबर क्वेश्चन है। आप इसे पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच फेटल हार्ट रेट पैटर्न इंडिकेट्स फेटल डिस्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूण की हृदय गति पैटर्न भ्रूण संकट फेटल डिस्ट्रेस को दर्शाता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ लें आप अच्छे से, पढ़ लें फिर उसके बाद आंसर दें। विच फेटल हार्ट रेट पैटर्न इंडिकेट फेटल डिस्ट्रेस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा? लेट डिसलेरेशन। क्या होगा? लेट डिसलेरेशन, विलंबित मंदी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। पढ़ लें फ्रेंड्स अच्छे से एक्सप्लेनेशन को। लेट डिसलेरेशन तब होता है जब भ्रूण को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जो आमतौर पर प्लेसेंटल अपर्याप्तता, प्लेसेंटल इनसफिशियंसी का संकेत देता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, 13 नंबर क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। ठीक है, सभी क्वेश्चन सिंपल है और सभी रिपीटेड है। द मोस्ट कॉमन साइट फॉर एंडोमेट्रियोसिस इज। एंडोमेट्रियोसिस का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। गेस करें। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ ले फिर आंसर दे। द मोस्ट कॉमन साइट फॉर एंडोमेट्रियोसिस इज। एंडोमेट्रियोसिस का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे ए नंबर आपका राइट होगा, ओवरीज। ठीक है, अंडाशय। क्या होगा? ओवरीज होगा एंडोमेट्रियोसिस का सबसे सामान्य स्थान। अब यहाँ पे आप देख ले, एंडोमेट्रियोसिस आमतौर पर अंडाशयों में होता है। जो आपके अंडाशय होते हैं, ओवरीज होते हैं, उनमें होता है, जिससे दर्द, अनियमित मासिक धर्म और बांझपन की समस्या भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर आप इसे पढ़ें और आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़ें। द मोस्ट कॉमन ओवरीज या ओवेरियन ट्यूमर इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। गेस करें, आप अच्छे से पढ़ लें। द मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज। प्रजनन आयु वर्ग में सबसे सामान्य अंडाशय अर्थात ओवेरियन ट्यूमर कौन सा होता है? बताएं फ्रेंड्स कौन सा होता है, गेस करें। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, सेरस सिस्टाडेनोमा। ठीक है, सेरस
सिस्टाडेनोमा। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि सीरस सिस्टाडेनोमा एक सामान्य सौम्य अर्थात बिनाइन ट्यूमर है जो प्रजनन आयु की महिलाओं में अधिक पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 15 नंबर। आप इसे देख लें, पढ़ ले, फिर अच्छे से आप लोग आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें। द आइडियल टाइम टू परफॉर्म अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज इज। गर्भकालीन मधुमेह अर्थात जेस्टेशनल डायबिटीज की जांच के लिए आदर्श समय कौन सा होता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। द आइडियल टाइम टू परफॉर्म अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें। फ्रेंड्स यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा, 24 से 28 सप्ताह। ठीक है, सी नंबर यहाँ पे राइट होगा। गर्भकालीन मधुमेह की जांच के लिए आदर्श समय, ठीक है, सी नंबर यहाँ पे राइट होगा, 24 से 28 सप्ताह होगा। एक्सप्लेन को यहाँ पे देख लें कि गर्भावस्था में 24 से 28 सप्ताह के बीच ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है अर्थात जीटीटी किया जाता है 24 से 28 सप्ताह में, ताकि गर्भकालीन मधुमेह का शीघ्र पता लगाया जा सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आया तो आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप के जरिए या फिर फ्रेंड्स आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, 79 85 47 30 42। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप क्लास भी ले सकते हैं, इसी नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करने के लिए भी हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ है वो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, हमारी पीडीएफ फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी, जैसा कि आप लोग वीडियो में देखते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।